गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रेखा घोष आज हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण की कक्षा लेने जा रही हूँ। हम सब समाज में रहते हैं और अपनी अपनी आवश्यकताएं, विचार और भाव भी होते हैं, और जिसका हम क्या करते हैं, अपने विचारों का और अपनी आवश्यकताओं के लिए हम दूसरे से क्या करते रहते हैं, अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसके लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं। यही साधन क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। हम संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात कहने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि पहले चित्र में आदमी होठों पर उंगली रखकर बच्चे को क्या कर रहा है, शांत रहने के लिए या चुप बैठने के लिए कह रहा है। और दूसरे चित्र में देखिए, एक स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को आगे जाने का या चलाने का संकेत दे रहा है। लेकिन हमेशा संकेतों के द्वारा ही अपनी बात विस्तार से समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। बोलते समय सभी प्राणियों के मुंह से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। अपनी बोलियों के रूप में पशु पक्षी भी अनेक तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन यह ध्वनि भाषा नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये निरर्थक हैं, जिसका कोई भी निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम मनुष्य अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्था में बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, जिसमें एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की से कह रहा है, मानसी कहाँ जा रही हो? और लड़की कहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। और यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष का चित्र दिया हुआ है। दूसरे चित्र में पुरुष अखबार पढ़ रहा है और महिला क्या कर रही है? कुछ लिख रही है। तो इस प्रकार एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, लड़की भी उसकी बात सुनकर उसका जवाब दे रही है। दूसरे चित्र में देखिए, जो पिताजी है, पुरुष है, वो क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़कर सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, और माताजी पत्र लिखकर अपनी बात लिखकर बता रही है, मतलब सूचना दे रही है, अपनी बात लिखकर आगे वाले को क्या कर रही है? अपनी बात बता रही है। ये लोग अपनी बात बोलकर और लिखकर बता रहे हैं तथा दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बातें समझना और समझाना ही क्या है? भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। अब देखिए, मौखिक भाषा से आपको विदित होता है, मौखिक शब्द से ही विदित होता है कि मुंह से बोले जाने वाली, मतलब भाषा के मौखिक रूप का अर्थ होता है बोलकर अपनी भाषा कहना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में हम बोलकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम बोलकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, और वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब देखिए, लिखित रूप। लिखित का मतलब है लिखा हुआ। जब हम मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है। मतलब मौखिक रूप भाषा के विकास क्रम में पहले आया, उसके बाद उसका लिखित रूप आया। अब देखिए, बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी में बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। मतलब
कोस कोस पर, एक कोस के बाद दूसरे कोस पर पानी बदल जाता है, परंतु बानी मतलब बोली कब बदलती है? 4 कोस के बाद में बदलती है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचना हुई थी, किंतु वर्तमान में खड़ी बोली का ही सबसे अधिक प्रचलन है। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए चिन्हों और वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती है। कुछ भाषाओं की लिपियां समान होती हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे दिया गया है हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी और अरबी लिपि होती है। अब मातृभाषा, जिस भाषा को बालक अपने माँ और घर परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। एक हिंदी भाषी परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होती है। राजभाषा, राज्य या प्रशासन, राज्य मतलब जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है और उसका प्रशासन मतलब शासन की तरफ से, है ना, की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई है, प्रयुक्त की गई, उपयोग में लाई गई है और शासन तथा जनता के बीच में संपर्क का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है उनके नाम इस प्रकार दिए हुए हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ आदि। अब देखिए व्याकरण। प्रत्येक भाषा के अपने नियम और अपनी व्यवस्था होती है और यह कार्य भाषा का व्याकरण करता है। जरा इनकी बात सुनिए, है ना, पढ़िए। माँ, मेरे को आइसक्रीम खाना है। और माँ कहती है, अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चा जब माँ से कह रहा है माँ मेरे को आइसक्रीम खाना है, मतलब यहाँ पर दोनों और अरे कल मैं तो तुझको आइसक्रीम, दोनों को क्या है? भाषा के व्याकरण का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण इनकी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए इनकी भाषा शुद्ध नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा बोले गए वाक्य शुद्ध नहीं है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग देखिए, हम अपनी बात वाक्यों के द्वारा कहते हैं और वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों के मौखिक और लिखित रूप पर विचार करते हैं। दूसरा है शब्द या पद विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।